हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सब जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने कल डायबिटीज़ पढ़ा था, कल डायबिटीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। डायबिटीज़ का चैप्टर ख़त्म। डायबिटीज़ में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, डायबिटीज़ में डाइट प्लान कैसे किया जा सकता है, डायबिटीज़ जो होता है उसके कारण क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी से निकलता है, किस हार्मोन्स का क्या काम है, जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है वो किससे होता है, किस हार्मोन की कमी से होता है। पेनक्रियाज की लैंगरहैंस से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पेनक्रियाज की दीपिकाओं से जो लैंगरहैंस होती हैं उसके बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ग्लूकागॉन कमी से हाइपोग्लाइसीमिया और इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ में डायबिटीज़ पेशेंट को कैसा आहार देना चाहिए, डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको कैलोरी, प्रोटीन, फैट कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कल सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं फैट। फैट क्या होता है। फैट जो होता है, फैट फैटी एसिड जो वसा होती है, फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। जो फैट होता है वो हमारा 1 ग्राम फैट लेने से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में भी हमने पढ़ा था और प्रोटीन में भी पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फैट में 1 ग्राम फैट लेने से 9.2 या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो फैट होता है वो होता क्या है, 1 ग्राम फैट लेने से 9.2 या 9 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो फैट होता है, फैट का पूछा जाता है, जो फैट का केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है, वो क्या है। फैट का केमिकल नेम होता है ट्राइग्लिसराइड। फैट को केमिकल नेम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड पचने के बाद, यानी पचने के बाद जो वसा होती है, वसा पचने के बाद, वसा का पाचन के बाद ग्लिसरॉल का एक अणु प्लस वसी अम्ल यानी फैटी एसिड के 3 अणु और ग्लिसरॉल का एक अणु टूट जाते हैं। वसा का जब पाचन होता है तो ग्लिसरॉल का एक अणु और फैटी एसिड के 3 अणु मिलते हैं। जो ये ग्लिसरॉल और वसी अम्ल किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी हमने पढ़ा था, ग्लूकोज हमारा किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है। अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी तरह ये जो होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड किससे जुड़े होते हैं, किस बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एस्टर बॉन्ड। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ग्लिसरॉल होता क्या है, जो हमारा जो पचने के बाद जो फैट होती है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तो टूट गया, लेकिन ग्लिसरॉल होता क्या है और फैटी एसिड होता क्या है, ये चीज़ें हम जानेंगे। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है। जो ग्लिसरॉल होता है एक प्रकार का अल्कोहल होता है। इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। जो ग्लिसरॉल होता है एक प्रकार का अल्कोहल है, इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। इसको अल्कोहल मुक्त होकर 3 वसी अम्ल में से जुड़ जाता है। अल्कोहल होता है, अल्कोहल मुक्त हुआ, जब अल्कोहल मुक्त हो जाता है तो 3 वसी अम्ल से जुड़ जाता है। 3 वसी अम्ल यानी ये 3 फैटी एसिड से जुड़ जाता है। खाए जाने वाले सभी वसायुक्त पदार्थों में पाया जाता है। जितने भी हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं सभी में ग्लिसरॉल होता है। जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसमें ग्लिसरॉल फैटी एसिड होता है, क्योंकि फैट होता है। कोई भी चीज़ हम फैट वाली चीज़ खा रहे हैं, वसा वाली चीज़ें कोई भी वसा वाली चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं
तो वसा जो हमारा होता है, वसा का पाचन होता है। कोई भी चीज़ हम वसा की खाएंगे तो वसा का डाइजेशन होगा। वसा का जो पाचन होने के बाद जो वसा होती है वो ग्लिसरॉल का एक अणु और फैटी एसिड के 3 अणु में टूट जाता है। टूटने के बाद जो ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ग्लिसरॉल होता क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल होता है। जो ग्लिसरॉल होता है वो एक प्रकार का अल्कोहल होता है। इसमें तीन कार्बन के अणु होते हैं। इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। अल्कोहल मुक्त होकर 3 कार्बन के अणु जुड़ जाते हैं। खाए जाने वाले सभी वसा युक्त पदार्थों में पाया जाता है। क्या? ग्लिसरॉल। सरल लिपिड में यही वसा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो लिपिड हमारी होती है वसा, जो वसा होती है वो कितने प्रकार की होती है? सरल सिंपल होती है, सिंपल लिपिड होती है, वितपिंड लिपिड होती है। इसके कई टाइप होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो जो सरल लिपिड में यही वसा उपस्थित होती है। जो सरल लिपिड हमारी होती है, लिपिड मतलब वसा, जो सरल लिपिड होती है उसमें ग्लिसरॉल मौजूद होता है। वसीय अम्ल क्या होते हैं? हमने तो समझ लिए ग्लिसरॉल क्या होता है। फैटी एसिड क्या होता है? ग्लिसरॉल क्या होता है? एक प्रकार का अल्कोहल है। इसमें जो होते हैं 3 कार्बन के अणु होते हैं। 3 कार्बन के अणु होते हैं। अल्कोहल मुक्त होकर जो ग्लिसरॉल होते हैं अल्कोहल होते हैं। 3 कार्बन के अणु होते हैं। डाइजेशन के बाद अल्कोहल मुक्त हो जाते हैं। तीनों कार्बन के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। सरल लिपिड, जो सरल टाइप ऑफ लिपिड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सरल लिपिड है। सरल लिपिड में ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड क्या होते हैं? ग्लिसरॉल हम लोग समझ गए क्या होता है। फैटी एसिड क्या होते हैं? वसीय अम्ल। फैटी एसिड को हिंदी में वसीय अम्ल कहते हैं। जो वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड में कार्बन की एक श्रृंखला होती है। फैटी एसिड में कार्बन की श्रृंखला होती है। कार्बन श्रृंखला 4 से 22 तक होती है। फैटी एसिड में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। हमने पढ़ा था जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, कुछ भी हो गए, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। मतलब सारे जटिल कंपाउंड होते हैं। खाने के बाद, डाइजेशन के बाद ये जटिल से सरल में टूटते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस। सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन्स हो, कुछ भी हो, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, वो क्या होते हैं? जटिल कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में टूटते हैं। टूटने के ही बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो जो फैटी एसिड होते हैं वसीय अम्ल होते हैं। फैटी एसिड में भी कार्बन की श्रृंखला होती है। कार्बन की जितनी श्रृंखला होगी वो हमारे उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। फैट में सबसे ज़्यादा श्रृंखला होती है। वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, सबसे ज़्यादा फैट में होता है। ये एक जटिल कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। कार्बन की कितनी हो सकती है? 4 से 22 तक। इसमें कितने कार्बन के अणु हो सकते हैं? 4 से 22 तक। इसका मुख्य कार्बन के साथ हाइड्रोजन अणुओं के जुड़ने की स्थिति में अंतर होने से वसीय अम्ल जो होते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। लंबी श्रृंखला कार्बन के साथ जुड़ते हैं और हाइड्रोजन के साथ जब आपस में जुड़ते हैं तो जो फैट का होता है उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, ये हाइड्रोजन और कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो इसका टेक्सचर बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है, इसका स्वरूप, सुगंध, टेस्ट, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कार्बन श्रृंखला 4 से 22 तक होती है। इसका मुख्य कार्बन के साथ हाइड्रोजन अणुओं के साथ जुड़ने से फैटी एसिड अंतर होने से वसीय अम्लों में यानी फैटी एसिड में स्वरूप में, गुण में, स्वाद में, सुगंध में अंतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। टाइप ऑफ फैटी एसिड।
जो फैटी एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? फैटी एसिड जो होते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी वसीय अम्ल जो होते हैं हमारे संतृप्त अम्ल होते हैं या असंतृप्त अम्ल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो डेली डिमांड है जो फैट की है, वो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कितना हमें फ़ैट लेना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट फ़ैट की कितनी होनी चाहिए। तो जो गर्भावस्था है, जो प्रेगनेंसी है और जो लैक्टिक वूमेन है, धात्री माता, उनको कितना देना चाहिए? 10 से 20%, यानी कि जो प्रेगनेंसी है, लैक्टिक वूमेन है, उसको 10 से 20% कैलोरी किससे प्राप्त होनी चाहिए? फैट से। कितना? 10 से 20% कैलोरी यानी ऊर्जा उसको किससे प्राप्त होनी चाहिए? फैट से प्राप्त होनी चाहिए। 1 से 18 वर्ष, 1 से जो 18 वर्ष के बालक होते हैं उनको 15 से 20% यानी 15 से 20% कैलोरी उनको प्राप्त होनी चाहिए फैट से। कितना? 15 से 20%, 1 से 18 वर्ष के बालकों को 15 से 20% कैलोरी प्राप्त होना चाहिए फैट से। जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे होते हैं, उनको 25 से 30%, जो 1 साल के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, 25 से 30% कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए किससे? फैट से। जो अधिक क्रियाशील एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट अधिक काम करते हैं, जैसे लेबर हो गए, मजदूर हो गए, वो अधिक क्रियाशील हैं, अधिक काम कर रहे हैं, तो उनको 30 से 40% यानी 30 से 40% कैलोरी किससे प्राप्त होनी चाहिए? फैट से प्राप्त होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किस एज में, मतलब किस एज में कितनी कैलोरी हमें फैट से लेनी चाहिए। वुमेन्स को, जो प्रेगनेंसी वुमेन है उसको कितनी लेनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार आप देख लीजिए। जो टाइप ऑफ फैटी एसिड है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और कितने होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी। ये चीज़ें हम कल कवर करेंगे। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो फैट है, पूछा गया क्वेश्चन है, जो 1 ग्राम फैट है कितनी एनर्जी देता है, तो 1 ग्राम फैट हमें 9.2 या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति फैट से होती है। आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। हमारा फैट जो होता है डाइजेशन के बाद, फैट का जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ग्लिसरॉल का 1 अणु और फैटी एसिड के 3 अणु टूटते हैं जब फैट का डाइजेशन होता है। जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है, चीज़ें आप समझ गए होंगे। फैटी एसिड क्या होता है, ये चीज़ें हम समझ गए हैं। टाइप ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, कल कवर करेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से। तो एक बार आप क्वेश्चन भी देख लीजिए PYQ में जो सॉल्व किए गए हैं, वो क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए। एक बार हम कल फिर क्लास लेंगे, उसमें पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आज एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। जो डायबिटीज़ है उसको भी रिवाइज़ कर लीजिए। डायबिटीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस में लगाने में, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन, प्रोटीन और काफ़ी चीज़ें, हाइपरटेंशन, सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। PYQ भी सॉल्व किए हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। रिवाइज़ करते जाइए, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। लास्ट में आप PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। एक चैप्टर पढ़ने के बाद फैट के चैप्टर अगर हमारा हो जाए, तब आप फैट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हों उसको सॉल्व करिए। हमारा कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हों आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। PYQ भी हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी PYQ हमने सॉल्व भी किए हैं, आगे भी करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।
रिवाइज़ करिए आप जितनी बार, मल्टीपल चीज़ें, थोड़ा रिवाइज़ करिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिवाइज़ मत करिए, थोड़ा रिवाइज़ करिए लेकिन डेली रिवाइज़ करिए। मल्टीपल आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे चीज़ें आपको इतनी रटनी नहीं पड़ेंगी, याद हो जाएंगी। जब आप एग्ज़ाम में पेपर देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो आप थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। मल्टीपल जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा एग्ज़ाम टाइम पे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे फैटी एसिड। जो फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। ये कल हम चीज़ पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है, तो कल जुड़ना मत भूलिए। जय की क्लासेस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।